ऑफिस के काम से बनारस जाना था, एक मुकदमे के सिलसिले में। कचहरी में कागज दाखिल करने थे। चलने लगा तो माँ ने पूछा, लौटोगे कब? क्यों? मैंने कहा, वैसे ही, परसों सुबह आ जाऊंगा। माँ लिहाफ का खोल सिल रही थी, चुपचाप मशीन चलाती रही। मैं सफ़र के लिए अपना सामान सहेजता रहा। कपड़े आदि अटैची में बंद करके मैं उठकर खड़ा हुआ तो माँ ने भी मशीन बंद कर दी। मुझे दरवाजे तक छोड़ने आई। मैंने मुड़कर उनके पैर छुए तो बोली, फुर्सत मिले तो बिल्लो के यहाँ हो आना। मैंने उनकी ओर देखा, तब सड़क पर आकर रिक्शा खोजने लगा। गाड़ी सुबह तड़के ही बनारस पहुंच गई। बर्थ सुरक्षित होने के बावजूद मुझे रात ठीक से नींद नहीं आई। स्टेशन पर उतरकर मैंने चाय पी, वेटिंग रूम में नहा धोकर कपड़े बदले और अटैची क्लॉक रूम में जमा करके बाहर निकल आया। कोई 7 बजे थे। 8:30 बजे मुझे अपने ऑफिस द्वारा नियुक्त वकील के घर पहुंचना था। घंटे 1.5 घंटे का समय मेरे पास था। मुझे बिल्लो की याद आई। याद तो खैर रास्ते भर आती रही, परंतु यह निर्णय मैं अभी तक ले नहीं पाया कि उसके यहाँ जाऊं अथवा नहीं। आखिर मैं फिलहाल टाल गया। सोचा कोर्ट से फुर्सत मिलने के बाद देखा जाएगा, और मैं एक होटल में घुस गया। नाश्ता करते हुए मुझे ध्यान आया कि लौटने के लिए भी आरक्षण करना है। लौट कर गया तो खिड़की खुल चुकी थी। रात की गाड़ी में मुझे बर्थ भी मिल गई। कचहरी से मैं 1 बजे ही फुर्सत पा गया। वापसी की गाड़ी 9 बजे रात की थी। समय मेरे पास काफ़ी था। फिर भी मैं तय नहीं कर पा रहा था कि सुनीता के यहाँ जाऊं या नहीं। हाँ, सुनीता बिल्लो का ही नाम था। बिल्लो नाम मैंने ही उसे दिया था। बात यह थी कि उसकी आंखें नीली थी, इसलिए मैं उसे बिल्लो कहकर चिढ़ाता था। धीरे धीरे सभी उसे बिल्लो कहने लगे। लखनऊ में मेरे घर के निकट ही उसका भी घर था, कोई 2-3 मकान छोड़कर, मेरे मकान के सामने वाली पंक्ति में। उसके पिता एक स्कूल में मास्टर थे। 3 बहनों में वह सबसे छोटी और सबसे खूबसूरत भी। मुझसे आयु में कोई 3-4 वर्ष कम। बचपन में मैं और वो हम सब एक साथ ही खेलते थे। वह मुझे लंबू कहती और मैं उसे बिल्लो। बहुत ही चंचल थी वह, अक्सर ही मुझे तंग करती। कभी चुटकी काट कर भागती तो कभी पानी से नहला देती। पकड़ पाता तो मैं उसकी खूब कुटम करता, लेकिन पकड़ में वह कम ही आती। भागकर माँ के पास हो जाती और माँ सदा उसी का पक्ष लेती। मगर उसकी शोखी बचपन तक ही रही। बड़ी होने पर वह बिल्कुल विपरीत स्वभाव की निकली। इस परिवर्तन के पीछे मुख्य कारण शायद उसके घर की गरीबी थी। मास्टर चाचा को तनख्वाह कम ही मिलती थी। कुछ थोड़ा बहुत वह ट्यूशन करके कमा लेते थे। जो कुछ बचाया था वह बड़ी लड़कियों के विवाह में निकल चुका था। अब उनके पास सुनीता के विवाह पर दहेज देने जैसा कुछ भी नहीं था। यही चिंता उन्हें 24 घंटे लगी रहती। जैसे जैसे सुनीता बड़ी हो रही थी, उनकी यह चिंता भी बढ़ रही थी। सुनीता को शायद इसका आभास था, इसलिए उसकी बचपन वाली शौकी और चंचलता जैसे पंख लगाकर उड़ गई थी। एक विचित्र प्रकार की सौम्यता और गांभीर्य ने उसका स्थान ले लिया था। इससे उसके सौंदर्य में और भी 4 चांद लग गए थे। मेरे यहाँ वह अब भी बराबर आती जाती, कभी मशीन पर कोई कपड़ा सिलने तो कभी माँ से कोई बुनाई आदि पूछने। मेरे लिए भी 2-1 बार उसने स्वेटर आदि बुन दिए थे। मैं अब भी उसे बराबर बिल्लो ही कहता, लेकिन उसे चिढ़ाने के किसी उद्देश्य से नहीं। यह नाम ही मेरी ज़बान पर चढ़ गया था। हाँ, उसने मुझे लंबू कहना बंद कर दिया था। जिस वर्ष मैंने एमए किया, सुनीता ने इंटर परीक्षा पास की। वह आगे पढ़ना चाहती थी, परंतु उसके पिता इसके लिए तैयार नहीं थे। वह जल्द से जल्द उसका विवाह कर देना चाहते थे। मैं मन ही मन सुनीता को बहुत चाहने लगा था। मेरी भी यही इच्छा थी कि वह आगे पढ़े। इसलिए जब मुझे पता चला कि मास्टर चाचा उसके आगे पढ़ने के पक्ष में नहीं है, तो मैंने सुनीता से कहा, कहो तो मैं मास्टर चाचा से बात करूं? आपकी बात मान जाएंगे? उसने अर्थपूर्ण दृष्टि से मेरी ओर देखा। बात करके देखता हूँ, मैंने कहा। शाम को मैं ही मास्टर चाचा के पास गया। बिल्लू को आप आगे पढ़ने से मना क्यों कर रहे हैं मास्टर चाचा? मैंने कहा। वह अखबार पढ़ रहे थे। बैठो, उन्होंने कहा और चश्मा उतारकर तख्त पर रख दिया। मैं तख्त पर ही एक किनारे बैठ गया। जवान बेटी बाप के ऊपर कितना बड़ा बोझ होती है, यह तुम नहीं जानते, उन्होंने कहा। मुझे उसकी पढ़ाई से ज़्यादा उसके विवाह की चिंता है। जहाँ भी जाता हूँ 20-25 हज़ार से कम की बात कोई नहीं करता। किंतु अभी उसकी उम्र ही क्या है? मैंने कहा।
और फिर ज़माना भी बदल रहा है मास्टर चाचा। ऐसे लोग भी हैं आजकल जो दहेज लेने देने के खिलाफ हैं। उन्होंने एक चुभती हुई दृष्टि मेरे ऊपर डाली। मुझे तो नहीं मिले, उन्होंने कहा। बिल्लो जैसी सुशील लड़की से तो कोई भी लड़का विवाह करने को तैयार हो जाएगा। मैंने कहा, आप उसे और पढ़ाइए, उसका मन भी है पढ़ने का। और मास्टर चाचा, आजकल लड़के पढ़ी लिखी लड़की ही पसंद करते हैं, कम से कम ग्रेजुएट तो होनी ही चाहिए। तुम कहते हो तो सोचूंगा, उन्होंने कहा। इसमें सोचना क्या है, मैंने कहा, और वहीं बैठे बैठे आवाज़ लगाई, बिल्लो। सुनीता आसपास ही कहीं थी। मेरी आवाज़ सुनकर वह बैठक में आ गई। सब्जेक्ट्स क्या लोगी, मैंने पूछा। उसने मेरी ओर देखा, तब मास्टर चाचा की। मास्टर चाचा खामोश रहे। और जो भी हो इंग्लिश जरूर लेना, मैंने कहा। मुझसे चलेगी, मैं पढ़ा दिया करूँगा। मास्टर चाचा मान गए, लेकिन यूनिवर्सिटी में नाम लिखाने के लिए भी वे फिर भी तैयार नहीं हुए। इससे कोई अंतर नहीं पड़ा। कुछ ही दिनों में सुनीता लड़कियों के एक कॉलेज में जाने लगी। इंग्लिश भी उसने मेरे कहने से ले ली और कभी कभार मेरे पास पूछने भी आ जाती। जाने क्यों मेरे मन में यह धारणा घर कर गई थी कि सुनीता की माँ ने किसी न किसी दिन जरूर मेरी माँ से मेरे साथ उसके विवाह की बात करेंगी। इसलिए जब भी वह मेरे यहाँ आती, मैं इस बात की टोह लेने की कोशिश करता कि माँ से उन्होंने क्या बात की। ऐसा होना अवश्यंभावी है, मैं यह मान बैठा था। इसलिए मन ही मन सुनीता को भावी पत्नी के रूप में देखने लगा था। सुनीता भी मेरे ख्याल से अकेले मेरे सामने आने से लजाने सी लगी थी। फिर भी वह मेरे यहाँ बराबर आती रही। शायद ही कोई दिन ऐसा होता जब 24 घंटों में से कम एक बार मैं उसे ना देखता हूँ। आर्थिक दशा मेरे घर की भी अच्छी नहीं थी। पिता को नौकरी से रिटायर हुए 3-4 वर्ष हो चुके थे। घर का खर्च बस किसी तरह घिसट रहा था। एमए का रिजल्ट निकलने के पहले से ही मैं बराबर इधर उधर अर्जियां भेज रहा था। रिजल्ट निकलने के बाद सिलसिला और तेज हो गया। 2-1 जगह साक्षात्कार के लिए भी जा चुका था। प्रतियोगिताओं में भी बराबर बैठ रहा था। एमए करने के बाद कोई 3-4 महीने में खाली बैठा रहा। तभी मध्य प्रदेश में जबलपुर के उदास हो गई। कहा, केवल इतना? मुझे अंग्रेजी दिलाकर अब आप खुद बाहर जा रहे हैं? फिक्र मत करो, मैंने कहा। तुमसे जो बन पड़े करना। बड़े दिनों की छुट्टियों में मैं आकर तुम्हारा कोर्स पूरा करवा दूंगा। वह चुप रही। जाना मुझे अच्छा थोड़ी लग रहा है बिल्लो, मैंने कहा। लेकिन क्या करूं, नौकरी की बात है। वैसे जल्दी से जल्दी वापस आने की कोशिश करूंगा। कोई गुलामी तो लिख नहीं रहा हूँ। दूसरी नौकरी कहीं ना कहीं मिलेगी ही। लखनऊ में ही कई जगह अप्लाई कर रखा है, और ना होगा तो वैसे ही छोड़कर चला आऊँगा। सुनीता की आंखों में आंसू आ गए। उसने आंखों में आंचल दे दिया। जिस दिन मुझे जाना था वह लगभग सारा दिन मेरे ही घर में बनी रही। मेरे सफ़र में ले जाने के लिए खाना बनाया, माँ के साथ मिलकर, और सारा सामान भी सहेजा। बराबर याद दिलाती जाती कि कोई सामान छूट ना जाए। चलने लगा तो माँ के साथ वह भी बाहर तक आई। मास्टर चाचा और मौसी को भी बुला लाई। मैंने माँ के पैर छुए तो वह उनके बगल में ही खड़ी थी, खामोश। नमस्ते आदि की औपचारिकता हमारे बीच कभी नहीं रही। अटैची होल्डाल रिक्शे पर रखकर मैं गद्दी पर बैठ गया। रिक्शा गली के बाहर निकलने लगा तो मैंने मुड़कर देखा, वह उसी तरह माँ की बगल में खड़ी थी। जबलपुर में चला तो आया, लेकिन मेरा मन यहाँ बिल्कुल नहीं लगा। रह रहकर सुनीता की याद आती रहती। जाड़ों की छुट्टियों के लिए कॉलेज बंद होने में लगभग 2 महीने थे। यह 2 महीने मुझे 2 साल से भी अधिक लगे। एक बार मन में आया सुनीता को पत्र लिखूं, लेकिन एक तो आज तक कभी उसे पत्र लिखा नहीं था, और दूसरे यह सोचकर कि मास्टर चाचा पता नहीं क्या सोचे, मैंने ऐसा नहीं किया। हाँ, माँ को जब भी पत्र लिखता तो उसमें यह लिखना कभी ना भूलता कि मास्टर चाचा और मौसी को मेरा नमस्ते कहिएगा। सुनीता के लिए बस एक बार इतना जरूर लिखा कि बिल्लो से कहिएगा और विषय मन लगाकर पढ़े, अंग्रेजी की चिंता छोड़ दे। बड़े दिन की छुट्टियों में आऊँगा तो सब तैयार करवा दूंगा। तभी क्रिसमस के पहले ही मुझे एक बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर की नियुक्ति का पत्र मिला। परीक्षा और साक्षात्कार में पहले ही दे चुका था। नतीजा अब निकला था। पत्र लखनऊ के पते पर ही था। पिता ने अपने पत्र के साथ मुझे भिजवाया था। पत्र मिलते ही मेरा मन हुआ तुरंत त्याग पत्र देकर यहाँ से रवाना हो जाऊँ, लेकिन उसमें ज्वाइनिंग करने की तारीख क्रिसमस के बाद की थी।
फिर पिता ने अपने पत्र में यह भी लिखा था कि मैं इस संबंध में वहाँ किसी को ना बताऊं, ताकि क्रिसमस की छुट्टियों का वेतन भी मुझे मिल जाए। बहुत खुशी हुई मुझे। बैंक में अफसरी मिलने की खुशी तो थी ही, अतिरिक्त खुशी इस बात की थी कि पोस्टिंग भी लखनऊ में ही होनी थी। मैं दिन गिनने लगा। छुट्टियां हुई, चलते समय अपना अधिकतर सामान मैंने साथ ले लिया। लौटकर महज त्याग पत्र देने ही तो आना था। घर पहुंचा तो माँ और पिता दोनों ही बहुत प्रसन्न दिखे। बिल्लो को मेरे घर पहुंचने की खबर ना मिली, ऐसा तो नहीं हो सकता। मैं जानता था वह माँ से मेरे बारे में सारी खबर लेती रही होगी, इसलिए मैंने काफ़ी पहले ही लिख दिया कि अमुक दिन अमुक गाड़ी से आ रहा हूँ। मुझे पूरी उम्मीद, बल्कि उम्मीद शब्द यहाँ गलत है, पूरा विश्वास था कि जब घर पहुँचूंगा तो बिल्लो घर पर ही मिलेगी। लेकिन मुझे पहुँचे कोई 1 घंटा हो रहा था और वह कहीं नज़र नहीं आ रही थी। क्या हो सकता है? मन ही मन मैंने सोचा माँ से पूछूं क्या, लेकिन मैं टाल गया। शाम को तो मैं पहुँचा ही था। 1-2 घंटे में अंधेरा हो गया। मैं दोस्तों से मिलने बाहर निकला तो देखा मास्टर चाचा का दरवाजा बंद है। कुंडी खटखटाना मैंने उचित नहीं समझा। रात मुझे ठीक से नींद नहीं है। कहीं बीमार तो नहीं है वह? ऐसा होता तो माँ बताती, या फिर छुट्टियों में सब बाहर कहीं तो नहीं चले गए। लेकिन रात मास्टर चाचा के मकान पर ताला तो नहीं था। फिर देर तक यही सब सोचता रहा। कोई 3 बजे मुझे नींद आई। फिर भी सुबह जल्दी ही उठ गया। माँ पहले से ही जाग रही थी। कपड़े बदल कर मैं बाहर जाने लगा तो माँ ने कहा, चाय चढ़ा दिए, पीकर जाओ। बनाकर रखो, अभी लौट कर पीता हूँ, मैंने कहा और बाहर आ गया। मास्टर चाचा की बैठक खुली थी। तख्त पर कंबल ओढ़े हुए बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। नमस्ते मास्टर चाचा, मैंने कहा। कहो कब आए? उन्होंने पूछा। कल शाम। मैंने कहा, अब तो यही नौकरी मिल गई, बैंक में ना? उन्होंने पूछा। हाँ, इसके मायने वह पहले से ही जानते हैं। जी हाँ, मैंने कहा। अच्छा है, घर के घर में ही रहोगे? मैं बाहर गली में खड़ा था। ठंड काफी पड़ रही है। जबलपुर में इतनी नहीं थी। मैं सर्दी में ठिठुरने लगा। मास्टर चाचा ने फिर भी मुझे अंदर आने को नहीं कहा, बावजूद इसके कि मास्टर चाचा ऐसे ही बातें करते थे। मुझे लगा कि उनकी बातों में कुछ रूखापन सा है। मैं चला आया, लेकिन चीजें मेरी समझ में नहीं आ रही थी। 2-2.5 महीनों में क्या इतना कुछ बदल जाता है? मास्टर चाचा के घर में कुछ लड़ाई वड़ाई तो नहीं हुई। माँ चाय लेकर आई तो मैंने पूछा, नहीं तो? यह कैसा षड्यंत्र है? माँ भी बस नहीं तो कहकर रह गई। यह भी नहीं पूछा कि आखिर मैं क्यों पूछ रहा हूँ। क्या वह नहीं जानती? बिल्लो कहाँ है? मैंने पूछा। अरे अपने घर में होगी। फिर वही भेदूपन, अपने घर में होगी, यह तो मैं भी जानता हूँ। यहाँ नहीं आती क्या? आती क्यों नहीं? मुझे गुस्सा आने लगा। मैं पूछ रहा हूँ कल से आज तक क्यों नहीं आई? उसे मालूम नहीं मैं आ गया हूँ। माँ ने मेरी ओर देखा। उसकी शादी तय हो गई है। जमीन पैर के नीचे से निकलने वाला मुहावरा मैंने कितनी ही बार सुना था, अनुभव पहली बार। मुझे लगा जैसे मेरे दिल ने धड़कना बंद कर दिया, मेरा सारा शरीर कांप गया। माँ मुझे बराबर देखी जा रही थी। कहाँ? मैंने पूछा। बनारस में। कब है शादी? अगले सोमवार को। मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा। मैं चुपचाप अपने स्थान पर बैठा रहा। कई मिनट निकल गए। और चाय लोगे? नहीं। माँ उठकर चली गई। यह क्या हो गया? सुनीता का विवाह किसी और से, और इतनी जल्दी? मुश्किल से 4 महीने तो उसे कॉलेज जाते हुए होंगे। ऐसा ही था तो मास्टर चाचा ने उसका नाम क्यों लिखवाया? मेरे जाने से पहले तो ऐसी कोई बात नहीं थी। आज बुधवार था। बृहस्पति, शुक्र, शनि, इतवार, सोम। मैंने उंगलियों पर गिना। प्रलय हो सकती है क्या इन 5 दिनों में? लगभग सारा दिन मैं बिस्तर पर पड़ा रहा। थोड़ी थोड़ी देर बाद माँ चाय के लिए पूछ जाती। कोई 12 बजे। उन्होंने कहा, नाओगे तो होगे नहीं? खाना तैयार है। भूख नहीं है, मैंने कहा। माँ ने भी जिद नहीं की। शाम को मैं बाहर निकला तो मास्टर चाचा का दरवाजा बंद था। दिन में 2-1 बार छज्जे पर निकल कर भी देखा, तब भी बंद था। निमंत्रण नहीं आया मास्टर चाचा के घर से? रात में देर से घूमकर आया तो माँ से पूछा। आया है, उन्होंने कहा और निमंत्रण लाकर मेरे हाथ में दे दिया। बहुत सादा सा निमंत्रण पत्र था। ऊपर गणेश जी के चित्र, नीचे शुभ विवाह छपा था। पूजन, द्वाराचार, विदाई आदि का समय और तिथियां थी। सुनीता के होने वाले पति और उसके पिता का नाम दर्ज था।
वाराणसी निवासी स्वर्गीय श्री जगन्नाथ प्रसाद के सुपुत्र चिरंजीवी विश्वनाथ। कार्ड लिए मैं देर तक उसे देखता रहा, तब बालकनी पर आ गया। गली में कोहरा छाया था। मास्टर चाचा की बैठक बंद थी। रोशनदान से बिजली का प्रकाश आ रहा था। अंदर औरतें कोई मंगल गीत गा रही थीं। बिल्लो को तो प्रतिवाद करना चाहिए था, मैंने सोचा। कौन जाने किया भी हो, लेकिन मैं पूछता किससे? एक बार मन में आया, जाकर सीधे बिल्लो से ही क्यों ना पूछूं। उसने अपनी स्वीकृति क्यों दी, या फिर मौसी से ही बात करूं। कुछ भी हो, बिल्लो को एक बार देखने की मन में बड़ी लालसा थी। लेकिन मास्टर चाचा का जो रुख मैंने सुबह देखा था, उससे उनके यहाँ जाना मुझे उचित नहीं लग रहा था। और फिर और मेहमान भी तो होंगे उनके यहाँ, उनके सामने। ये 4 दिन मैंने किस तरह काटे शब्दों में बता पाना कठिन है। समय मेरे लिए ठहर सा गया था। नहाना धोना शेव करना सब भूल गया था। दिन भर रोगियों की तरह बिस्तर पर पड़ा रहता। ठंड के बावजूद रात देर तक सुनसान स्थानों पर घूमता रहता। ना खाना अच्छा लगता, ना पीना। सांस जरूर लेता था, इसलिए कहा जाएगा कि जिंदा था, वरना मुर्दों में ही गिना जाता। इस बीच बिल्लो को मैंने केवल एक बार देखा। दोपहर के समय मैं छज्जे पर खड़ा था। तभी उसके घर में ढेर सारी औरतें उसे लेकर किसी देवी देवता की पूजा के लिए गाती बजाती निकली। वह उनके बीच घिरी हुई थी। जाते समय तो नहीं, हाँ लौटते समय मैंने उसे ठीक से देखा। उसने भी मुझे देख लिया था। और जब तक सारी औरतें उसे अपने साथ घर के अंदर ढकेल नहीं ले गई, वह एकटक मुझे देखती रह गई। मुझे लगा अधिक देर उसकी ओर देखूंगा तो रो पड़ूंगा। मैं दूसरी ओर देखने लगा। जिस दिन बारात आनी थी, उस दिन माँ मेरे पास आई। उनके हाथ में 100 रुपए का नोट था। ना हो तो तुम ही साड़ी ले आओ, उन्होंने मुझसे कहा। साड़ी? हाँ, बिल्लो के लिए, शादी पर तो देनी होगी ना। बिल्लो की शादी पर देने के लिए साड़ी यानी उपहार मुझे लाना होगा? मैं नहीं जाऊंगा, मैंने कहा। मेरे साथ ही चले चलते। नए नए चलन की साड़ियां मेरी समझ में तो नहीं आती। साड़ियां खरीदता फिरता हूँ मैं, जो नए चलन की साड़ियां मेरी समझ में आ जाएंगी ना। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैंने कहा। माँ चली गई। क्या मुझे भी उसके विवाह पर कोई उपहार देना चाहिए, मैंने सोचा। सहसा मुझे लगा, मैं यह सब क्या कर रहा हूँ? आखिर सुनीता है कौन मेरी? खामखा मैं उस पर अपना अधिकार समझे बैठा हूँ। अकारण ही तो सोचता था मैं कि उसका विवाह मुझसे ही होगा। उसके माँ बाप हैं, जहाँ चाहेंगे उसका विवाह करेंगे। और फिर मुझ में कौन से सुरखाब के पर लगे हैं? इंटर कॉलेज का एक मामूली अध्यापक, या अधिक से अधिक बैंक का एक प्रोविजनरी ऑफिसर। का अनुभव किया मैंने। जब माँ लौट कर आई तो मैं काफी सहज हो चुका था। नहा धोकर कपड़े बदल लिए। माँ ने साड़ी लाकर मुझे दिखाई। अच्छी लगी। बिल्लो पर फबेगी, मैंने कहा। माँ प्रसन्न हो गई। कोई 5 बजने वाले थे। मैं बाहर निकला तो देखा मास्टर चाचा के दरवाजे तंबू कनात लग रहे हैं। बिजली वाला बिजली की झालर सेट कर रहा है। बच्चे कुर्सियों पर धमा चौकड़ी मचा रहे थे। 2-3 घंटे बाद लौटकर आया तो सारी गली जगमग कर रही थी। लाउड स्पीकर पर फिल्मी गाने बज रहे थे। मोहल्ले के तमाम लोग बारात की अगवानी के लिए मास्टर चाचा के दरवाजे पर लगी कुर्सियों पर बैठे थे। मेरे पिता भी उनमें से थे। मैं भी एक किनारे बैठ गया। यह मैं अब तक निर्णय नहीं ले सका कि सुनीता को कोई उपहार मुझे भी देना चाहिए या नहीं, और यदि हाँ तो क्या। कोई 10 बजे बारात आई। दूल्हा कार में था। 2-3 महिलाएं और ढेर सारे बच्चे भी उसमें ठूसे थे। सुनीता को उसकी सहेलियां द्वार पर लिए खड़ी थी। खूब सजाया था उन्होंने उसे। बहुत सुंदर लग रही थी। वैसे थी भी वह सुंदर, लेकिन दुल्हन के श्रृंगार में उसका रूप देखते ही बनता था। उसके हाथों में जयमाला थी, जिसे वह किसी तरह पकड़ी थी। आंखें उसकी बंद थी। निकट आई तो लाउड स्पीकर बंद करा दिया गया। औरतें सेहरा गाने लगी। लोगों ने दूल्हे को कार से उतारा। सूट टाई पहने हुए, सिर पर पगड़ी बांधे था। चेहरे पर बेले की कलियों का सेहरा था। लोग उसे बढ़ाकर मास्टर चाचा के द्वार तक ले गए। तभी फोटोग्राफर भीड़ से निकलकर अपना कैमरा सेट करने लगा। किसी ने उसका सेहरा हटाया तो पहली बार दूल्हे का चेहरा ठीक से नजर आया। सांवला रंग, साधारण चेहरा, पतली पतली मूछें। आयु लेकिन 40 से कम नहीं लगी मुझे।
सहसा मेरा मन अंदर से बहुत ही उत्तेजित हो उठा। अधिक देर में वहां रुक नहीं सका। घर आया और साइकिल लेकर बाहर निकल गया। लगभग रात भर ठिठुरती हुई ठंड में मैं गोमती के किनारे बैठा रहा। अंदर ही अंदर रोता रहा और सोचता रहा कि यदि मैं नदी में फांद पड़ूं तो क्या सुनीता मेरे लिए रोएगी? शायद हाँ, या शायद नहीं। सुबह कोई 6 बजे गली में घुसा तो विदाई की रस्में पूरी हो रही थी। कुछ महिलाएं सुनीता को लिए हुए गली के मुहाने पर खड़ी कार की ओर बढ़ रही थी। पीछे पीछे मैरी थी, या शायद नाइन लोटे में पानी लेकर चल रही थी। सुनीता लंबा घूंघट डाले थी। मुझे लगा उसने मेरी साइकिल से ही मुझे पहचान लिया और घूंघट थोड़ा ऊपर उठाकर मेरी ओर देखा। दूसरे ही क्षण किसी ने उसका घूंघट नीचे खींच दिया। मास्टर चाचा को विवाह वाले दिन ही बुखार हो आया था। उन्होंने किसी से कहा नहीं, सारे काम बदस्तूर अंजाम देते रहे। लेकिन सुनीता के चले जाने के बाद उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया। मेहमान सब 2-4 दिन में ही चले गए। दवा के बावजूद मास्टर चाचा की हालत बिगड़ती चली गई। डबल निमोनिया था उन्हें। सुनीता को तार दिया गया, लेकिन वह उनकी मृत्यु के बाद ही आ सकी, बल्कि दाह संस्कार भी हो चुका था। उसके पति भी साथ थे। 2-1 दिन बाद ही वे उसे लेकर वापस चले गए। सुनीता की दोनों बड़ी बहनें भी 2-1 सप्ताह रहकर चली गई। वे मौसी को अपने साथ ले जाने को तैयार। मैं अक्सर ही उनके यहाँ जाता रहता। घर का राशन, सब्जी आदि मैं ही ला कर देता। मुझसे भी मास्टर चाचा के बारे में या फिर वैसे ही अपने अतीत के बारे में देर तक बातें करती रहती। जोर देकर चाय आदि भी पिलाती, लेकिन वह उनका बाहरी रूप था। अंदर से वे बराबर टूटती जा रही थी। तभी 2-3 महीनों बाद ही उन्होंने भी बिस्तर पकड़ लिया। मौसी की बीमारी लंबी चली। कोई 6 महीने वे खाट से लगी रही। सुनीता की दोनों बहनें बारी बारी से आकर सेवा करके चली गईं। सुनीता भी आई, लेकिन उसके पति ने उसे 8-10 दिन से अधिक यहाँ रहने नहीं दिया। इस बीच कभी ऐसा अवसर नहीं आया कि मैं उससे अकेले कुछ देर के लिए मिल सकूं। एक तो उसका पति साथ था, दूसरे वह बहुत ही शक्की और ईर्ष्यालु स्वभाव का था। मेरे बारे में उसने खासी पूछताछ की कि मैं कौन हूँ और क्या क्यों यहाँ आता जाता हूँ। हाँ, इस बीच सुनीता एक बार मेरे घर जरूर आई और देर तक माँ के पास बैठी रही। उसे देखकर मुझे मन में काफ़ी कलेश हुआ। शादी के बाद लड़कियां अपने घर लौटने पर जिस तरह खिली खिली रहती हैं, ऐसी कोई बात मुझे उसमें नहीं दिखी। साधारण वस्त्र और जेवरों के नाम पर गले में एक माला या फिर कान में बुंदे, बस, जो वो पहले से ही पहनती थी। माँ उससे देर तक उसकी ससुराल के बारे में पूछताछ करती रही। मेरी बस थोड़ी ही बात हुई उसकी पढ़ाई के सिलसिले में। मैंने कहा, रेगुलर संभव ना हो तो प्राइवेट बीए तो अब भी कर सकती हो। क्या करूँगी करके, उसने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। मैं चुप हो गया। इस बीच मुझे यह पता चल गया कि सुनीता के पति का यह दूसरा विवाह है। उसकी पहली पत्नी विवाह के 6-7 वर्षों बाद ही मर गई थी। एक लड़की थी जो अपने नाना नानी के साथ रहती थी। क्यों ऐसा घर मास्टर चाचा और मौसी ने सुनीता के लिए चुना है, मैं समझ नहीं पा रहा था। सीधे सीधे तो पूछ नहीं सकता था, लेकिन घुमा फिराकर कई बार मैंने यह बात मौसी से जाननी चाहिए। तभी एक दिन सुनीता के चले जाने के बाद बिस्तर पर लेटे लेटे ही उन्होंने कहा, मेरी तो बड़ी इच्छा थी कि सुनीता तुम्हारे घर जाती, लेकिन उन्होंने बात पूरी नहीं की। मुझे एक क्षण लगा कहीं मैंने गलत तो नहीं सुना। तभी उन्होंने भगवान की मर्जी कहकर बात समाप्त कर दी। मुझे लगा मैं रो पड़ूंगा। बलपूर्वक मैं अपने को संयत बनाए रहा। भाभी से मैंने बात भी की थी। उन्होंने आगे कहा, मेरी माँ को वह भाभी ही कहती थी। कब? मुझसे रहा नहीं गया। तुम्हारी बैंक वाली नौकरी का कागज आया है, उसी के दूसरे तीसरे दिन। तुम्हारे मास्टर चाचा तो तुम जानते हो, बिल्लो को आगे पढ़ाने के लिए तैयार नहीं थे। तुम्हारे कहने से ही मान गए थे। मैं तो पहले ही जानती थी कि हमारी सामर्थ्य के बाहर की बात है, मगर उन्होंने ही कहा, एक बार भाभी से बात करके देखो। अम्मा ने क्या कहा? जाने दो, अब क्या धरा है इन बातों में। जो होना था वह तो हो गया, लेकिन जब से तुम्हारे घर से बात टूटी, तुम्हारे मास्टर चाचा को जाने क्या झक सवार हो गई। एक दिन के लिए भी बिल्लो बोझ हो गई उनके लिए।
कहने लगे, हटाओ इसको घर से। मेरे अंदर भीषण तूफान उठ रहा था। क्या कहा अम्मा ने, यह तो बताइए। उन्होंने ठीक ही कहा बेटा, मेरी ही मति मारी गई थी जो अपनी हैसियत से बढ़कर बात करने गई थी। हमें पहले ही जान लेना चाहिए था हमारी औकात क्या है। आखिर बिल्लो में नुक्स क्या निकाला उन्होंने? बात की तह तक गए बिना मुझे चैन नहीं था। बिल्लो बिल्लो में नुक्स की बात नहीं बेटा, वह तो उन्हें भी बहुत पसंद थी, लेकिन तुम्हारे बाबूजी की मांग पूरी करने की हमारी सामर्थ्य नहीं थी। क्या मांगा था उन्होंने? वही जो सब मांगते हैं। लेकिन क्या? टीवी, स्कूटर और क्या कहते हैं उसे, पानी ठंडा करने वाली मशीन। टीवी, स्कूटर, फ्रिज, किसके लिए? जीवन भर नलके का या सुराही का पानी पिया था बाबूजी ने। सवारी के नाम पर पहली साइकिल मैंने एक दोस्त से उधार ली थी, वह भी पुरानी, और -9 का चश्मा लगाकर टीवी देखेंगे। मुझे लगा मेरा सारा बदन जल रहा है। आपने मुझे लिखा क्यों नहीं? मैंने कहा, मैंने तुम्हारे मास्टर चाचा को कहा था कि राजू के आने तक का इंतजार कर लो, लेकिन उनके सिर पर ना जाने कैसा भूत सवार हो गया था कि धोती कुर्ता पहनकर घर से निकले तो रिश्ता तय करके ही लौटे। मौसी कह रही थी, और मेरे शरीर के अंदर का ताप बढ़ता जा रहा था। तुम्हें बहुत चाहती थी बिल्लो, तुम जब से गए हो बराबर रोती रहती थी। उन्होंने कहा। मैं डरा कि कहीं मौसी के सामने ही रोने ना लगूं। अंत में उठकर खड़ा हो गया। घर में कुछ ना कहना बेटा, मेरी इज्जत रखना। मौसी ने कहा। ठीक ही कह रही थी मौसी। मैं घर गया भी नहीं। घर मेरे लिए अब नरक से भी बदतर था, लेकिन कब तक ना जाता। बहरहाल मैंने निश्चय कर लिया कि घर में किसी से भी इस संबंध में बात नहीं करूंगा, न माँ से न ही पिता से। मौसी कुछ ही दिन और जिंदा रही। इस बार तीनों लड़कियां उनकी मृत्यु से पहले ही पहुंच गई। मरने से पहले कोई 4-5 दिनों तक वे बेहोश रहीं। एक अजीब तनाव भरा वातावरण घर में फैल गया, जैसे साक्षात मृत्यु आकर घर में बैठ गई और सब लोग सांस रोके उसके जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मास्टर चाचा का मकान किराए का था। मौसी की मृत्यु के बाद उसे रखने का औचित्य ही नहीं था। तीनों लड़कियां बाहर थीं और कोई था भी नहीं जो घर में रहता। मकान मालिक भी मकान खाली कराना चाहता था, वैसे भी उसे छोड़ना ही था। समस्या सिर्फ सामान की थी। आखिर तीनों दामादों ने उसका बंटवारा कर लिया। जो जिसके हिस्से में आया अपने साथ लेकर चला गया। कुछ सामान तो आसानी से नहीं जा सकता था, बेच दिया गया या फिर मेहरी महाराजनों को दे दिया गया। मौसी की मृत्यु के 8-10 दिनों के अंदर ही मकान पर उसके मालिक का ताला पड़ गया। जब से मौसी ने मेरे साथ सुनीता के विवाह के संबंध में माँ से हुई अपनी बातचीत के बारे में बताया था, माँ और पिता दोनों से ही मुझे घृणा हो गई थी। मैं घर में रहता जरूर था, खाना भी खाता था, लेकिन बात दोनों में से किसी से नहीं करता था। पिता से तो कदापि नहीं, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता था कि इस घर में उन्हीं की चलती है और जो भी हुआ है उसके लिए वही जिम्मेदार है। माँ का कभी साहस नहीं हुआ जो उनकी बात काट सके। मेरी इस खामोशी के बावजूद या शायद इसी कारण माँ को सारी बात समझने में ज़्यादा देर नहीं लगी। मौसी की मृत्यु के 15-20 दिन बाद ही एक दिन वह रोने लगी। मेरी कोई गलती नहीं बेटा, उन्होंने कहा। मैं तो खुद ही चाहती थी कि बिल्लो इस घर की बहू बने, लेकिन तुम्हारे बाबूजी माने नहीं। और उनका भी क्या कसूर, पेट काट कर तुमको पढ़ाया लिखाया। उनका भी हौसला है कि तुम्हारी शादी खानदान में सबसे बढ़ चढ़कर हो, और फिर ऐसा भी नहीं कि हमारी कुछ मांगने की हैसियत ना हो। अपना निजी मकान है, कहने को गांव में ज़मीन भी है, 2 बीघा ही है तो क्या हुआ, कुछ राशन पानी तो आता ही है। फिर टिंकी के विवाह पर हमने सब कुछ दिया है कि नहीं, जमाने का ही चलन है वह। हमारे तुम्हारे बदले तो बदलेगा नहीं। मैं चुपचाप सुनता रहा। और फिर मास्टर जी ने भी तो दोबारा बात नहीं चलाई। कुछ दिन रुक जाते तो कौन जाने बात ही बन जाती। मैं फिर भी कुछ नहीं बोला। तुम्हारे बाबूजी से मैंने कहा कि ना हो तो राजू से लिखकर पूछ लो, लेकिन उनका मिजाज तो तुम जानते हो। कहने लगे कि लड़के का बाप मैं हूँ कि वह। कह चुकी सब। माँ चुप हुई तो मैंने कहा। वह मेरा मुंह देखने लगी। आइंदा इस बारे में मुझसे बात न करना, मैंने कहा और उठकर बाहर चला गया। इस संबंध में पूर्णतया आश्वस्त थी। मेरी भावनाओं से अनभिज्ञ तो नहीं रहे होंगे, मगर मेरा ख्याल है सोचते होंगे कि 2-4-10 दिनों में सब ठीक हो जाएगा, इसलिए निश्चिंत थे। मेरे विवाह के संबंध में उन्होंने बड़े ऊंचे सपने संजो रखे थे। टीवी, स्कूटर, फ्रिज आदि तो मामूली बात थी। उनका ख्याल था कि 25-30 हजार रुपये तो नगद भी वे खींच लेंगे। आखिर मैं बैंक में प्रोबेशनरी अफसर तो था, खासी तनख्वाह पाता था, और फिर हमारा मकान भी अपना था। उस पर मैं अकेला बेटा, पूरी जमीन जायदाद का वारिस। बैंक में मेरी नौकरी लगने के बाद से मेरे विवाह के प्रस्ताव भी तेजी से आने लगे।
और एक सधे हुए व्यापारी की भांति पिता ग्राहकों से बड़ी होशियारी से डील कर रहे थे। बाहर की बैठक बुतवाकर उन्होंने उसे अपने ढंग से सजा लिया था। पुराने सोफे पर नए कवर लग गए थे। तख्त पर हमेशा साफ धुली हुई चादर बिछी रहती। अच्छे किस्म की कुछ क्रॉकरी भी वह ले आए थे, साथ में एक ट्रे भी, जिसमें विवाह के संबंध में आए हुए लोगों को चाय आदि पेश की जाती। कुछ न कुछ नमकीन और दाल मोठ वगैरह भी घर में हमेशा बनी रहने लगी थी। विशेषकर छुट्टियों वाले दिन पिता सुबह से ही नहा धोकर धुले हुए कपड़े पहनकर बाहर बैठक में जम जाते। एक मंझे हुए खिलाड़ी की तरह वह एक ही समय में 3-3, 4-4 ग्राहकों से निपट रहे थे। बातों ही बातों में वह यह अनुमान लगाने की कोशिश करते कि कौन किस सीमा तक बढ़ने को तैयार है, इसलिए वह किसी को आसानी से हाँ या ना नहीं कह रहे थे। मुझसे इस संबंध में उन्होंने कभी कोई बात करने की आवश्यकता नहीं समझी। जैसा कि माँ ने कहा था, वे अपने आप को लड़के का बाप समझ रहे थे, इसलिए मेरे विवाह के संबंध में वह जो भी स्याह सफ़ेद करे उसे अपना पूरा अधिकार समझते थे। मैंने भी इस क्रियाकलाप में कोई हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन मन ही मन मैंने निश्चय कर लिया था कि विवाह तो नहीं करूँगा। आखिर एक दिन पिता ने मुझे बुलाया। बोले, तुम्हारी शादी के कई प्रपोजल आए हैं। लड़कियों के फोटो तुम्हारी माँ के पास है, देखकर बताना कौन तुम्हें पसंद है। मुझे शादी नहीं करनी, मैंने कहा, और आइंदा इस विषय पर मुझसे कोई बात भी नहीं कीजिएगा। वे सन्नाटे में आ गए। 2-1 दिन खाना वाना भी नहीं खाया। डांट टपट से भी काम लेना चाहा, लेकिन मेरे ऊपर कोई असर नहीं हुआ। मैंने इस विषय पर उनसे बात करने में कतई इनकार कर दिया। 2-1 महीने में ही उनका अहम टूट गया और एक दिन मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, उन्होंने कहा। तुम्हारा बाप होकर भी तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रहा हूँ। जो गलती हुई हो उसे माफ़ कर दो। मैं खामोश रहा। देखो, ज़्यादा दिन की ज़िंदगी मेरी नहीं है, उन्होंने आगे कहा। 62 पूरे हो चुके हैं, 2-3 वर्ष शायद और चलूं। तुम्हारी माँ की भी तंदुरुस्ती ठीक नहीं रहती। कब तक गृहस्थी संभालेंगी? वह एक क्षण रुके, तब बोले, ना मेरे कहने से शादी करो तो जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहाँ कर लो। दहेज से तुम्हें चिढ़ है तो नहीं लूंगा दहेज। 1 पैसा भी लूँ तो 100 जूते मार लेना। तुम मरो या जियो, मुझसे कोई मतलब नहीं। वैसे भी तुम्हें जीने का कोई अधिकार नहीं। कब्र में पैर लटके हैं तुम्हारे और तुम नवयुवकों की जिंदगी का सौदा करना चाहते हो। तुम सड़ चुके हो, समाज का कोढ़ हो तुम। मैं तुमको कभी माफ नहीं कर सकता, मैंने मन ही मन कहा। प्रत्यक्ष केवल इतना ही बोला। मैंने आपसे एक बार कह दिया, आप चाहेंगे तो 100 बार कह दूंगा, 1000 बार कह दूंगा, मुझे शादी नहीं करनी। पिता ने फिर भी हथियार नहीं डाले। रिश्तेदारों से मेरे ऊपर दबाव डलवाया। बहन बहनोई को विशेषकर इसलिए बुलवाया गया कि वे आकर मुझे इस बारे में समझाएं। जाप और पूजा पाठ भी करवाया, लेकिन मेरे ऊपर कुछ असर नहीं पड़ा। मैं अपने निर्णय पर दृढ़ था। आखिर पिता बिल्कुल टूट गए। उनका स्वास्थ्य बराबर गिर रहा था। हो सकता है वह 1-2 वर्ष और चलते, लेकिन मेरे इस निर्णय ने उनकी मृत्यु के दिन को कुछ और नज़दीक कर दिया। अचानक ही एक दिन सुबह उनको दिल का दौरा पड़ा। जब तक डॉक्टर बुलाया जाए उनका अंत हो गया। कोई विशेष रंज मुझे इस बात का नहीं हुआ। हाँ, माँ को जरूर गहरा सदमा पहुंचा, लेकिन इतनी तारीफ मैं उनकी करूंगा कि अपने मुंह से उन्होंने मुझसे शादी करने के लिए फिर कभी नहीं कहा। हाँ, दूसरों के से जरूर अपनी तकदीर का रोना रोती रही। मेरे दोस्तों के सामने भी 2-1 बार अपना टुकड़ा रोया, लेकिन मेरी उपस्थिति में कभी जबान नहीं खोली। वे मुझे अच्छी तरह समझती हैं, बल्कि वही सबसे अधिक समझती हैं। इस मामले में मेरा इरादा कभी बदल नहीं सकता। जैसा कि मैंने कहा, कोर्ट में मेरा काम लंच से पहले ही निपट गया था। इस समय मैं कोर्ट कंपाउंड के बाहर सड़क पर एक होटल में बैठा चाय पीते हुए यह सब सोच रहा था। यह निर्णय मैं अभी तक नहीं ले पाया था कि सुनीता के यहाँ जाऊं या नहीं। उसका पता मुझे अच्छी तरह याद था। माँ के पास कभी कभी उसके पत्र आ जाते थे, उन्हीं के माध्यम से मुझे उसका पता ज्ञात था। वैसे उसके पत्र में कुछ खास नहीं होता था, विशेषकर मेरे बारे में शायद ही कभी कुछ होता हो। हाँ, एक बार यह जरूर पूछा था कि उसने मेरा विवाह कहीं तय हुआ या नहीं। साथ ही माँ से अनुरोध भी किया था कि इस अवसर पर उसे जरूर बुलाए। हाँ, इधर काफी दिनों से उसका पत्र नहीं आया था। 1 वर्ष से ऊपर मुझे उसे देखे बीत चुका था। अकेले उससे बात हुए तो और भी काफी समय हो चुका था। शायद जबलपुर जाने के बाद भी ऐसा अवसर आया ही नहीं। मास्टर चाचा की मृत्यु और मौसी के देहांत पर वह आई जरूर थी। कुछ क्षणों के लिए अकेले आमना सामना भी हुआ, लेकिन कोई बात हो सके इतना समय हमें नहीं मिला। इस समय घर पर वह अवश्य ही अकेली होगी। कैसी होगी भला वह? तभी चाय का बिल देते हुए सामने खड़े रिक्शे वाले से मैंने पूछा, गदोलिया चलोगे? आइए बाबू साहब, उसने कहा। मैं रिक्शे पर बैठ गया।
काफी देर तक विभिन्न सड़कें काटते घुमाते कुछ उब कर उसने पूछा, कहाँ जाओगे बाबू साहब? गधोलिया आ गया? मैंने पूछा। कब का आ गया? मैंने रिक्शा रुकवा कर एक राजू आया है, मैंने कहा। घुटनों को दोनों हाथों से दबाकर वह मुश्किल से खड़ा हुआ और मकान के अंदर चला गया। दूसरे ही क्षण सुनीता द्वार पर आ गई। अंदर आइए ना, उसने कहा। मैं अंदर चला गया। दालान में स्टील की 2-3 कुर्सियां, एक मेज और चारपाई पड़ी थी। उसी से मिला हुआ एक कमरा था। बगल में आंगन, उसके पार रसोई। सुनीता ने मुझे वहीं दालान में बिठा दिया। कब आए? उसने पूछा। आज सुबह। ऑफिस का एक केस था, कचहरी में कागज दाखिल करने थे। मैंने कहा। तुम बैठोगी नहीं? पहले आपके लिए चाय बना लाऊं? उसने कहा। अभी तुम्हारे यहाँ आते समय ही तो कोर्ट में चाय पी थी, आधा घंटा भी नहीं हुआ। लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। रसोई में जाकर स्टोव जलाने लगी। स्टोव जल गया तो चाय का पानी चढ़ाकर वह वापस दालान में आ गई और चुपचाप एक कुर्सी पर बैठ गई। तभी बाहर वाला बुढ़ा पुनः अंदर आ गया। कुछ मंगाना तो नहीं बहू? उसने सुनीता से पूछा। सुनीता अपने आंचल में बंधे रुपए खोलने लगी। मैं कुछ खाऊंगा नहीं, मैंने कहा। सुनीता ने भी आग्रह नहीं किया। बूढ़ा वापस चला गया। अम्मा तो अच्छी है? कुछ देर की खामोशी के बाद उसने पूछा। हाँ, मैंने कहा। फिर खामोशी, इस बार पहले से कहीं ज्यादा लंबी। फिर रसोई में स्टोव के जलने की आवाज। मैंने देखा घर में दिन के समय इस समय भी अंधेरा था। दालान की दीवार पर 2 एक कैलेंडर टंगे थे। सुनीता के पति का उसकी पहली पत्नी के साथ विवाह के अवसर पर लिया गया एक चित्र भी शीशे के फ्रेम में मड़ा हुआ लगा था। दीवारें धुएं से जगह जगह काली हो रही थी। पूरे वातावरण में कब्र के अंदर जैसा सन्नाटा और अंधेरा था। यह आदमी जो अभी आया था कौन है? मैंने पूछा। बाहर के कमरे में किराए पर रहता है, सुनीता ने उत्तर दिया। फिर खामोशी। अच्छा, एक बात पूछूं? इस बार सुनीता ने खामोशी भंग की। क्या? आप शादी क्यों नहीं करते? मैं चुप रहा। अम्मा को कितना कष्ट होता है, आप यह क्यों नहीं सोचते? उसने आगे कहा। मैंने उसे घूर करके देखा। यह तुम कह रही हो बिल्लो? क्यों? तब वह खुद ही बोली। एक बार मन में आया था कि आपको पत्र लिखूं, फिर सोचा कभी आप मिलेंगे तो खुद ही कहूंगी आपसे। चाय का पानी शायद काफी देर से खौल रहा था। वह उठकर चाय बनाने चली गई। प्यालियां लाकर उसने मेज पर रख दी और पूर्वतः कुर्सी पर बैठ गई। फिर खामोशी। मेरा तो जो होना था हो गया। इस बार भी सुनीता ही बोली। आप क्यों अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं? मेरे भाग्य में शायद यही था। मैंने उसकी ओर देखा। भाग्य में विश्वास करती हो तुम? उसने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं नहीं करता, मैंने कहा। वह चुपचाप चाय पीती रही। मैं भी। मैं तो लड़की थी, लेकिन आप तो कुछ कर सकते थे। कुछ क्षणों बाद सुनीता ने कहा। वह चाय की प्याली में देख रही थी। देर नहीं हो चुकी थी बिल्लो? 5 दिन पहले ही तो मुझे पता चला था। यह आप कह रहे हैं? उसने मेरी ओर देखा। और कहते हैं भाग्य में विश्वास नहीं करते। वह एक क्षण रुकी, तब बोली। 5 दिनों में तो दुनिया इधर से उधर हो सकती थी। मैंने उसकी ओर देखा। सुनीता इतनी दृढ़ भी हो सकती है, यह मैंने कभी नहीं सोचा था। तुम्हारी ओर से भी तो सब कुछ शब्दों में ही कहा जाता है क्या? आप जानते नहीं थे? मैंने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें डबडबा रही थी। गहरी शिकायत का भाव था उसमें। मैं एक क्षण उसे ऐसे ही देखता रहा। उसने निगाह दूसरी ओर मोड़ ली। सहसा मोती जैसे 2 आंसू उसके गालों पर लुढ़क आए। उसने आंचल से पहुंचा और चाय की खाली प्यालियां उठाकर उन्हें रखने चली गई। पहली बार मुझे एहसास हुआ स्थितियों के आकलन में मैंने कितनी गंभीर भूलें की थी। इस सारी त्रासदी में मैं अपने आप को एक
अपकृत नायक माने बैठा था जिसके साथ सभी ने अन्याय किया था। लेकिन इस दुखांत का खलनायक भी तो मैं ही था। मैंने ही तो मास्टर चाचा के दिमाग में इस बात का बीज डाला था कि सुनीता जैसी लड़की से कोई भी लड़का खुशी खुशी विवाह करने को तैयार हो जाएगा। यह भी कहा था कि जमाना बदल रहा है, ऐसे लोग आज दुनिया में हैं जो दहेज लेने देने के खिलाफ हैं। क्या अप्रत्यक्ष रूप से मेरा यह मतलब नहीं था कि मैं स्वयं बिना कोई दहेज के बिल्लू से विवाह करने को तैयार हूँ? सुनीता भी उस समय कमरे में नहीं तो आड़ में तो कहीं थी। उसने भी निश्चय ही सब सुना होगा और फिर साफ साफ शब्दों में ना सही परोक्ष रूप में तो उसने यह विश्वास दिलाया कि मैं उसे बहुत चाहता हूँ। मैं स्वयं तो उसे अपनी भावी पत्नी के रूप में देखने ही लगा था, लेकिन जब मेरे कुछ करने का और कहने का समय आया तो मैं बिल्कुल अकर्मण्य हो गया। पिता, मास्टर चाचा और मौसी तो अपने मूल्यों को जिए थे, माँ का प्रश्न ही नहीं उठता। उनके लिए तो पिता की आज्ञा शिरोधार्य करना ही उनका परम कर्तव्य था। उनकी मर्जी के खिलाफ वे जवान भी खोल सकें, इतना साहस उनमें कभी नहीं रहा। सभी ने अपनी मान्यताओं के अनुसार ही कार्य किया। उनसे आज की बदली हुई अथवा युवा मानसिकता की आशा करना उनके प्रति अन्याय नहीं, कम से कम उनसे कुछ अधिक अपेक्षा की बात तो थी ही। सुनीता तो लड़की थी, विशुद्ध मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की। कसूर यदि किसी का था तो वह मेरा। क्या किया था मैंने अपने मूल्यों की रक्षा के लिए? कुछ भी तो नहीं। मन ही मन सबको दोषी करार देकर एक तरफा फैसला सुना दिया, बल्कि अपने ढंग से उन्हें सजा भी दे दी। माँ को तो अब भी दे रहा हूँ। इसके विपरीत यदि मैं स्थितियों से समझौता न करके अथवा प्रतिकूल स्थितियों के समक्ष समर्पण न करके उनके खिलाफ संघर्ष करता, विद्रोह करता, तो क्या कुछ नहीं हो सकता था? जैसा कि सुनीता ने कहा, 5 दिनों में तो दुनिया इधर से उधर हो सकती थी। सुनीता लौट आई थी। शायद उसने मुंह धोया था। जल के कुछ कण अब भी उसके बालों में उलझे हुए थे। अब कुछ नहीं हो सकता क्या, मैंने सोचा और उसकी ओर देखा। वह काफी कुछ सहज हो गई। पहले जैसी सौम्यता आंखों में लौट आई थी। पहले से कहीं अधिक सुंदर भी लगी वह मुझे। अब कुछ नहीं हो सकता बिल्लो, मैंने कहा। नहीं, अब बहुत देर हो गई। आइंदा ऐसी बात दिमाग में भी ना लाइएगा। मेरे अंदर अचानक कहीं कुछ टूट सा गया। सारी जीवनी शक्ति ही जैसे एक क्षण में कहीं तिरोहित हो गई। शरीर एकदम निष्प्राण सा लगा मुझे। पल भर वैसे ही बैठा रहा, तब उठकर खड़ा हो गया। चलूंगा, मैंने कहा। सुनीता भी मेरे साथ ही उठकर खड़ी हो गई, मुझे द्वार तक छोड़ने आई। वह बूढ़ा अभी भी चबूतरे पर बैठा था। मुझे बाहर आया देख वह भी उठकर खड़ा हो गया। नमस्ते बाबू साहब, उसने कहा। मैं चुपचाप गली पार करने लगा, परास्त और निढाल।